नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो आप। आज आपके लिए हम लेके आए हैं मानव भूगोल की एक और क्लास। पिछली क्लास में हमने नियतिवाद को पढ़ा था और इस क्लास में हम देखेंगे संभववादी विचारधारा, पॉसिबिलिटी। मानव भूगोल के अंदर जो हम द्वैतवाद देखते हैं या जो विचारधाराएं देखते हैं, उन विचारधाराओं में कुछ विचारधाराएं हैं जो आपस में विरोधाभासी हैं, जिनमें ही हम प्रमुख रूप से उस द्वैतवाद के अंदर हम देखते हैं संभववाद बनाम नियतिवाद या नियतिवाद बनाम संभववाद। देखिए, नियतिवाद बनाम संभववाद। नियतिवाद बनाम संभववाद क्या है, इसको आप समझने की हम बात करते हैं। आपके जो है सेकंड सेमेस्टर में ये फर्स्ट ईयर के महत्वपूर्ण टॉपिक है और बीए सेकंड ईयर वाले के लिए जो ह्यूमन ज्योग्राफी है उसका भी ये इम्पोर्टेंट पार्ट है, तो उसको हम आसानी से समझते हैं। पिछली क्लास में हमने नियतिवाद को पढ़ा था, तो नियतिवाद के अंदर हमने ये समझा था कि नियतिवादी विचारधारा जो है, यह विचारधारा प्रकृति को श्रेष्ठ मानकर, प्रकृति को श्रेष्ठ मानकर मानव को मौन का पुतला मानती है। प्रकृति को श्रेष्ठ मानती है और मानव को मौन का पुतला मानती है। यानी कि नियतिवादी विचारधारा का मतलब यह है कि मानव जो है वो एक मौन के पुतले की तरह है, जो प्रकृति उसकी स्वामी बनी हुई है और मानव उसके दास की तरह उसका कार्य करता है। क्योंकि जो जर्मनी की विचारधारा या जर्मनी के जो विचारक थे वो प्रकृतिवादी थे, यानी नियतिवाद को प्रकृतिवाद भी कह सकते हैं। प्रकृतिवादी थे जो प्रकृति की सर्वश्रेष्ठता या प्रकृति की सर्वोच्चता को मानते थे। वो कहते थे कि प्रकृति सब कुछ कर सकती है, प्रकृति चाहे तो मृदा को उपजाऊ बना करके मानव की कृषि के योग्य उस भूमि को बना सकती है। किसी क्षेत्र में अगर बरसात हो जाए तो सिंचाई योग्य जो है भूमि, अच्छी फसल पैदा हो सकती है। तो सब प्रकृति के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन इस प्रकृति की सर्वोच्चता मानव को कहीं ना कहीं एक दासत्व के रूप में मान करके या मानव को एक मौन का पुतला कहकर इन्होंने जब कहा, तो हमने देखा कि उसी समय फ्रांस के अंदर फ्रांस के कुछ विचारक हुए थे, फ्रांस के कुछ भूगोलवेत्ता हुए थे और उन फ्रांस के भूगोलवेत्ताओं ने इस पर प्रश्न चिन्ह लगाया। उन्होंने कहा था कि भाई चलो ठीक है, प्रकृति सर्वोच्च है, प्रकृति बड़ी है, लेकिन मानव को मौन का पुतला या मानव को दास या मानव को सेवक कहना भी सही नहीं होगा। क्योंकि उस समय, ये हम बात करते हैं लगभग 1920 से लेकर के और 1950 तक का जो समय रहा होगा, उसमें अगर हम देखें तो औद्योगिक क्रांति, उसी में अगर हम देखें तो परिवहन सेवाओं का विस्तार, जैसे रेलवे का विस्तार हुआ, नए नए नगरों का विस्तार हुआ, नगरों का बनना, औद्योगिक क्रांति, बड़े बड़े उद्योगों का करना, खनन कार्य अधिकांश रूप से पृथ्वी से दोहन खनिजों का करना, इन सब कारणों से जो फ्रांस के विचारक थे, उन फ्रांस के भूगोलवेत्ताओं ने कहा कि भाई प्रकृति ही सर्वोच्च नहीं हो सकती। मानव ने अपने विवेक से, अपने दिमाग से प्रकृति को भी अब समायोजित करना है, प्रकृति के साथ एडजस्ट करके प्रकृति को भी अब जीतने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि मानव एक विवेकशील प्राणी है। तो यहाँ पर नियतिवाद के रूप में संभववादी विचारधारा कैसे आई, क्या इस विचारधारा के अंदर हम मुख्य रूप से किन किन पॉइंटों को देखते हैं, यहाँ पर जो जो बातें महत्वपूर्ण हैं उनकी हम बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं जो संभववाद है, पॉसिबिलिटी, संभावना, इसका सर्वप्रथम जो प्रयोग किया था, सर्वप्रथम संभववाद शब्द का प्रयोग जो किया था वो किया था हैपले ने इस शब्द का प्रयोग किया था। संभववाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो किया था वो किसने किया था? वो हैपले ने किया था। इसका
वाली थी फेब्रे। और फेब्रे की एक पुस्तक आई थी इतिहास की भौगोलिक प्रस्तावना। इनकी एक पुस्तक थी इतिहास की भौगोलिक प्रस्तावना। इतिहास की भौगोलिक प्रस्तावना इनकी पुस्तक थी फेब्रे की। और इस पुस्तक में इन्होंने इस संभववाद शब्द का प्रयोग किया था। तो अगर हम देखें कि सर्वप्रथम संभववाद शब्द के प्रयोगकर्ता कौन थे या संभववाद शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो फेब्रे ने किया था। और फेब्रे की एक प्रमुख पुस्तक थी इतिहास की भौगोलिक प्रस्तावना, इसमें इन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया था। अब देखिए, हम देखते हैं कि संभववाद जो है शब्द को फेब्रे ने दे दिया था। संभववाद शब्द को देकर के फेब्रे चले गए, लेकिन ये उस रूप में विकास नहीं कर पाई ये विचारधारा, या उस रूप में आगे नहीं बढ़ी। तो इसको महत्वपूर्ण सिद्धांत के रूप में, विचारधारा को आगे ले जाने के रूप में जो कार्य किया था वो किसने किया था, तो वो थे बिलास, फ्रांस के। क्योंकि ये जो विचारधारा थी, इस विचारधारा का जो जन्म है वो जन्म हुआ था फ्रांस में। वो जन्म फ्रांस में हुआ था। और इसको हम जो है फ्रांसीसी विचारधारा के रूप में भी मानते हैं, यानी कि इसको हम फ्रांसीसी विचारधारा फ्रांसीसी विचारधारा भी इसको हम कह सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इस विचारधारा को, यानी कि संभववादी विचारधारा को आगे बढ़ाने का कार्य, या कहीं इसको विकसित करने का कार्य बिलास महोदय ने किया। इस विचारधारा को जो आगे बढ़ाने का कार्य किया था वो बिलास महोदय ने किया था। संभववादी विचारधारा को आगे ले जाने का कार्य है, विकसित करने का कार्य है, या इसको विश्व के पटल पर लाने का जो कार्य किया था वो बिलास ने किया था। और बिलास महोदय की प्रमुख पुस्तकें जैसे मानव भूगोल जैसी इनकी प्रमुख पुस्तकें हुई हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी। बिलास महोदय जो है उनको फ्रांस के अंदर मानव भूगोल का फ्रांसीसी भूगोल का पिता इनको कहा। इन्होंने जो अपना जो कार्य आगे इसको किया बढ़ाने में, उनकी कुछ प्रमुख शब्दावलियां हैं, कुछ शब्द इन्होंने दिए थे। उनके बारे में बिलास ने कथन कहा था कि प्रकृति एक सलाहकार की तरह है, इससे अधिक कुछ नहीं। ये बड़ा ही प्रसिद्ध इनका एक कथन है कि प्रकृति एक सलाहकार की तरह है और इससे अधिक कुछ नहीं है। तो उन्होंने कहा कि देखो, जो नियतिवादी विचारक इस बात को उस समय बोल रहे थे कि प्रकृति सर्वोच्च है, प्रकृति ईश्वर की तरह है, मानव एक दास की तरह है, मानव एक सेवक की तरह है, मानव एक मौन का पुतला है। इन्होंने कहा कि प्रकृति एक सलाहकार की तरह हो सकती है जो मानव को समय समय पर कुछ दिशा निर्देश करती है, लेकिन मानव उसको मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो जरूर नहीं कि मानव उस प्रकृति की हर सलाह को स्वीकार करे या माने उस सलाह को। इसलिए उन्होंने कहा कि प्रकृति एक सलाहकार की तरह है, इससे अधिक कुछ नहीं है। प्रकृति को एक सलाहकार ही माना जा सकता है।
यानी कि इनका सीधा सा मतलब ये था इस बात से कहने से कि प्रकृति को हम सर्वश्रेष्ठ कहें या प्रकृति को हम ये कहें कि प्रकृति ईश्वर है और मानव उसका दास है, तो ये कथन सही नहीं होगा, क्योंकि मानव ने अपने दिमाग से अपने विवेक से इतना विकास कर लिया है कि अब प्रकृति को वो एक सलाहकार के रूप में मानता है, और जिसको भी उस सलाह को भी मानव माने या नहीं माने, मानव अपनी इच्छा अनुसार अपने कार्यों को करता रहता है, अपने विवेक से इन चीज़ों को बदलता रहता है जो प्रकृति ने निर्दिष्ट की है। तो यहाँ तक की बातें हमने मुख्य रूप से देखी कि किस तरीके से जो है फैब्रिक और बिलास जो है, बिलास जिनका पूरा नाम बिडाल डी ला ब्लास था और एक फ्रांस के रहने वाले थे, इन्होंने अपना कार्य किया। इसके बाद में हम देखते हैं कि बिलास यानी कि बिडाल डी ला ब्लास, बिलास के एक शिष्य हुए जिनका नाम था जीन ब्रूस। जीन ब्रूस ये भी प्रमुख मानव हो सकता है, प्रमुख मानव भूगोलवेत्ता थे, और प्रमुख मानव भूगोलवेत्ता होने के साथ साथ में इनके ये शिष्य भी थे, इनके शिष्य यानी कि बिडाल डी ला ब्लास के शिष्य भी थे। तो बिडाल डी ला ब्लास ने जिस मुहिम को आगे बढ़ाया या मानव भूगोल के संबंध में मानव की प्रमुखता या संभववादी विचारधारा को आगे लेके जा रहे थे, उसमें इनका भी महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। और जीन ब्रूस ने कहा था कि इनकी एक प्रमुख व्यवस्था की बात करते हैं लुटेरी अर्थव्यवस्था। रॉबर्ट लुटेरी अर्थव्यवस्था, इन्होंने कहा कि मानव जो होता है वो पृथ्वी के खनिजों का इस तरीके से दोहन कर रहा है जैसे एक लुटेरी, एक लूटने वाला, जो एक डकैत की व्यवस्था होती है, जो एक लुटेरा होता है, एक लूटने वाला जो किसी के घर से या किसी के जगह से कोई वस्तु लूट कर ले जाता है, ऐसे मानव प्रकृति का दोहन कर रहा है या प्रकृति से चीजों को ले रहा है। तो इनका सीधा सा कथन दे सकते हैं कि मानव प्रकृति का दोहन कर रहा है, दोहन कर रहा है। और जिस प्रकार वह प्रकृति का दोहन कर रहा है, उसे मोम का पुतला कहना सही नहीं होगा। जीन ब्रूस ने कहा कि मानव प्रकृति का क्या कर रहा है, दोहन कर रहा है, प्रकृति को लूट रहा है, प्रकृति खनिजों का शोषण कर, खनिजों को निकाल रहा है, पृथ्वी के अंदर जितने भी मिनरल्स हैं, भूगर्भ के अंदर जितने भी पदार्थ हैं सबको निकाल रहा है। तो फिर कैसे मानव को मोम का पुतला कैसे कहें, ये कहना क्या नहीं होगा, सही नहीं। तो इन्होंने जीन ब्रूस ने भी अपनी ये बात कही कि मानव को मोम का पुतला कहना कितना सही होगा, ये बात गलत है। क्यों कहे मानव? क्योंकि मानव अपने स्वयं विवेक से, अपने दिमाग से, प्रकृति से बहुत सारी चीज़ों का दोहन कर रहा है। और प्रकृति क्या कर रही है? प्रकृति, अच्छा इसमें हम आगे दोहन कर रहा है और प्रकृति का दोहन कर रहा है, उसे मोम का पुतला कहना सही नहीं है। इसमें एक कदम हम आगे और सोच सकते हैं, और प्रकृति मूक बने, मूक बने मूक बने
देख रही है और प्रकृति मूक बने देख रही है। तो यहाँ पर ये भी बात आती है कि मानव प्रकृति का दोहन कर रहा है और प्रकृति उसको मूक बने देख रही है। तो फिर मानव को मोम का पुतला कहें या प्रकृति को मोम का पुतला कहें? तो जीन ब्रून्स ने कहा कि मानव जब प्रकृति का इतनी गलत तरीके से दोहन कर रहा है तो प्रकृति कुछ नहीं कर रही, मूक बने देख रही है, तो फिर मानव को मोम का पुतला कहें या प्रकृति को? तो सीधा सा तत्व उनका ये निकल के आता है कि मानव को मोम का पुतला नहीं कहा जा सकता, बल्कि प्रकृति को ही मोम का पुतला कहा जा सकता है। इसके बाद में जीन ब्रून्स के एक मित्र और थे जिनका नाम था अल्बर्ट डिमांजिया। अल्बर्ट डिमांजिया, यहाँ आप एक बात देख लीजिए, अल्बर्ट डिमांजिया। अल्बर्ट डिमांजिया जो थे, अल्बर्ट डिमांजिया ने भी मानव जीवन के बारे में बताया और मानव को श्रेष्ठ बताया है। कहीं ना कहीं प्रकृति से मानव अपने विवेक से कई चीज़ों को, प्रकृति की चीज़ों को परिवर्तित करता है। ये भी अल्बर्ट डिमांजिया भी इसकी बात करते हैं। तो हमने अल्बर्ट डिमांजिया लेकर के हमने बात की कि अल्बर्ट डिमांजिया, जीन ब्रून्स, विडाल्डी क्लास, इनकी हमने बात की कि इन्होंने किस तरीके से कहा। इसके बाद में अल्बर्ट डिमांजिया के बारे में जो और आते हैं उनकी हम बात करते हैं आगे। अल्बर्ट डिमांजिया की बात में एक जो आए थे उनका नाम था किरचॉफ। किरचॉफ कहते हैं कि मानव एक यंत्र की तरह नहीं, यंत्र की तरह नहीं है जिसे रिमोट से नियंत्रित किया जाए। तो यहाँ पे मानव एक यंत्र की तरह नहीं है जिसे रिमोट से नियंत्रित किया जाए। ये किरचॉफ बात कहते हैं। मानव क्या है? रिमोट एक यंत्र है, एक मशीन है जिसे रिमोट से जो है उसको नियंत्रित किया कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। मानव एक ऐसा एक विवेकशील, एक इमोशनल, एक होमोसेपियंस ऐसी प्रजाति से आया हुआ है, विवेकशील है, जो कि रिमोट से कंट्रोल नहीं हो सकता। वो अपनी स्वेच्छा से अपने कार्य करेगा, अपनी स्वेच्छा से चीज़ों में चेंजेस भी ला सकता है। वो अपने विवेक से चीज़ों वस्तुओं में, पदार्थों में चेंज ला सकता है। तो वो मानव है। तो मानव एक यंत्र की तरह नहीं है जिसे रिमोट से नियंत्रित किया जा सके। इसके बाद किरचॉफ के बाद में एक विलेचार है। और विचार ने कहा है कि मानव ने अपने विवेक से नगरों का विकास किया या नगर स्थापित किया। तो विलेचार महोदय कहते हैं कि मानव ने अपने विवेक से, अपने विवेक का इस्तेमाल करके नगरों का विकास किया। प्रकृति ने तो हमको नगर नहीं दिए। प्रकृति ने तो जितनी भी दृश्यावलियां हैं उनका कोई मतलब नहीं है कि जो पृथ्वी पर जितने स्थापित हैं कोई नगर का विकास किया है, कोई बड़े बड़े जो है इमारतों का विकास हो रहा है, बड़ी बड़ी भूमिका, जितनी भी कल्चर से रिलेटेड जो मानव निर्मित जो भूदृश्य हैं उन भूदृश्यों का विकास किया है मानव ने। वो किससे किया है? स्वयं विवेक से किया है, अपने दिमाग से किया है। तो उसमें इनका कोई योगदान नहीं है। इसके बाद में एक और आते हैं जिनका नाम है जिम्मर। जिम्मरमैन कहते हैं कि संसाधन होते नहीं, बनाए संसाधन होते नहीं, बनाए।
अब इन्होंने कहा कि भाई प्रकृति के अंदर जो भी निहित है, पृथ्वी धरा हमारे धरातल के अंदर, पृथ्वी के अंदर जो भी निहित है, जितने भी मिनरल्स हैं, उनको मानव अपने विवेक से ही उपयोग बनाता है। ऐसा तो है नहीं कि सीधे पेट्रोलियम पदार्थों को निकाल कर हम सीधे उपयोग कर सकते हैं, या लोहा एसिड को निकाल करके सीधा उसको इस्पात उद्योगों में जा करके उसको उपयोग कर सकते हैं। नहीं, मानव अपने स्वयं विवेक से उन पदार्थों को निकालता है और निकाल करके उनको उपयोग और योग्य बनाता है, और फिर उसके बाद वो संसाधन के रूप में आते हैं, मानव के उपयोग में आते हैं। तो जिम्मरमैन कहते हैं कि संसाधन होते नहीं बल्कि बनाए जाते हैं, और इनको बनाएगा कौन, इनको निर्मित कौन करेगा, ये मानव करेगा। यानी कि ये मानव द्वारा बनाए जाते हैं, और मानव किससे बनाएगा, स्वयं विवेक, अपने दिमाग से बनाएगा, अपने जो है दिमाग से मानव इनको स्थापित करेगा। तो यहां हम देखते हैं इन चीजों को कि किस तरीके से जिम्मरमैन ने, ब्लेचार्ड ने या किरचॉफ ने जो है अपनी बातें हुए रखी। इसके बाद में एक हम और देख लेते हैं, यहाँ पर एक और व्यक्ति जिनका नाम था ईसा बॉर्न। ईसा बॉर्न, ईसा बॉर्न ने भी मानव की विवेकशीलता और श्रेष्ठता की बात को स्वीकार किया है। ये भी प्रमुख मानव खगोलवेत्ता के रूप में है। इन्होंने भी यही बात कही कि प्रकृति जो है उसका जो अस्तित्व है उसमें मानव कहीं ना कहीं हस्तक्षेप कर सकता है, या फिर प्रकृति जो है उसको सर्वोच्च कहना मानव की जो है, ये मानव की बुद्धिहीनता, मानव की विवेकशीलता, कार्य क्षमता को निस्सहाय बनाना है, बेकार बनाना है। क्योंकि मानव प्रारंभ में हो सकता था कि कहीं हद तक प्रकृति की श्रेष्ठता रही होगी, या प्रारंभ में हो सकता था कि प्रकृति को मानव ने पूजा होगा किसी रूप में, या वर्तमान में पूजे, लेकिन मानव अपनी विवेकशीलता और अपने जो है मस्तिष्क से कई चीज़ों में धीरे धीरे परिवर्तन लेके आ रहा है। प्रकृति को कहीं कहीं वो जीत रहा है, प्रकृति पर वो विजय प्राप्त कर रहा है, और प्रकृति जो है वो भी एक संभावना के रूप में मानव को आगे बढ़ने का कार्य कर रहा है। तो यहाँ पर इन्होंने भी, ईसा बॉर्न ने भी अपनी बातें कही थी। इनके बाद में नेक्स्ट आते हैं, अगले हम देखते हैं कार्ल सागान। ये अमेरिका में पहली बात। दूसरी बात, सांस्कृतिक भूगोलवेत्ता है। इनकी जो पुस्तक है वो सांस्कृतिक भूगोल ही है। मानवीय भूदृश्य भी है या सांस्कृतिक भूदृश्य भी है। इनकी जो प्रमुख थ्योरी है वो है सांस्कृतिक भूदृश्य। सांस्कृतिक भूदृश्य का सीधा सा अर्थ है मानव द्वारा निर्मित, मानव द्वारा निर्मित। तो इनका सीधा सा कार्ल सागान का अमेरिकन भूगोलवेत्ता थे और मानव भूगोलवेत्ता हैं। इन्होंने कहा था कि मानव ने अपने विवेक से मानव द्वारा निर्मित बहुत सारी सांस्कृतिक भूदृश्यों का निर्माण किया है। मानव ने सांस्कृतिक भूदृश्यों का विकास किया है, यानी कि पृथ्वी पर, धरातल पर इतने सारे भूदृश्यों को विकसित किया है, इतनी सारी संस्कृतियों को अपने हिसाब से चिन्हित किया है। प्रकृति ने अपनी चीज़ों को दिया है, प्रकृति ने बहुत सारी इस तरह की संभावनाओं को विकसित किया है, लेकिन उन संभावनाओं का उपयोग जो है वो मानव किस तरीके से करता है, वह है अपने एक विवेकशील प्राणी की तरह करता है। तो उन संभावनाओं, उनको मानव कैसे उपयोगी बना लेता है अपने लिए, किस तरीके से अनेक प्राकृतिक भूदृश्यों या अनेक संस्कृतियों को मानव ने कैसे विकसित किया है, तो इस बात को कौन करते हैं, कार्ल सागान। तो यहाँ पर हमने प्रमुख रूप से इन बातों को हम देख सकते हैं
कि शुरू से लेकर यहाँ से अगर हम बात करें संभववाद फॉसिल नीतियों को लेकर के, तो सर्वप्रथम संभववाद शब्द को देने वाले फेब्रे हैं। पुस्तक इतिहास की भौगोलिक प्रस्तावना थी। इस विचारधारा को आगे बढ़ाने का जो कार्य किया था वो किसने किया था? तो वो किया है ग्लास महोदय ने, विडाल डी ला ग्लास ने। मानव भूगोल पुस्तक भी है, ये फ्रांसीसी भूगोल का पिता भी इनको कहा जाता है। इन्होंने कहा प्रकृति एक सलाहकार की तरह है, इससे अधिक और कुछ भी नहीं है। यहाँ तक की बातें करते हैं। इसके बाद में विडाल डी ला ग्लास एक शिष्य हुए थे और शिष्य थे उनके जीन ब्रून्स। जीन ब्रून्स के भी मृत्यु हुए हैं जिनका नाम था अल्बर्ट डिमांजियो। लेकिन जीन ब्रून्स जो थे उन्होंने लुटेरी अर्थव्यवस्था जो बॉबर इकोनॉमी की बात की है, जिसमें उन्होंने कहा था मानव प्रकृति का दोहन कर रहा है और प्रकृति उसको क्या मूक बने देख रही है, प्रकृति उसको मूक बने देख रही है। जिस प्रकार वह प्रकृति का दोहन कर रहा है उसे मौत का पुतला कहना सही नहीं होगा। ये इनकी भी इन्होंने अपनी बात कही। इसके बाद हमने कुछ भूगोलवेत्ताओं में हमने किरचॉफ को देखा, जिसमें कहा कि मानव एक यंत्र की तरह नहीं है जिसे रिमोट से नियंत्रित किया जा सकता है। ब्लेचार्ड हुए, मानव ने अपने विवेक से नगरों का विकास किया है या नगर स्थापित किए हैं, तो ये भी मानव भूगोल की बात करते हैं। जिम्मर में इनमें संसाधन होते नहीं बनाए जाते हैं और मानव अपने स्वयं विवेक से उन संसाधनों को निर्मित करता है। इनकी भी अपनी ये बात हमने कही है। तो देखो विद्यार्थियों की आप लोग इनको एक एक के जो सेंटेंस कथन है इनको अच्छे से आपको याद करना है और इस थ्योरी को समझना है कि निश्चयवाद कैसे प्रकृति की श्रेष्ठता की बातें करता है। वहाँ हमने सैम्पल हार्ट्स जो है हिप्पोक्रेट्स, अरस्टो या फिर अनेक रेडजेल, हंटिंगटन और कांट के कार्ल रिटर जैसे विचारों को देखा और उसके विपरीत ये विचारधारा के रूप में जब ये निकल के आई तो इन्होंने अपने जो है विचार यहाँ पर जैसे कार्ल सावन ने भी सांस्कृतिक भूदृश्यावली की बात की है और इन्होंने अपने विचार रखे हैं। तो हमने दोनों ही विचारों में देखा, हमने दोनों ही विचारधाराओं में इस बात को समझने की कोशिश की है। हमने इस बात को देखने की कोशिश की है कि देखो हमारी पहली जो विचारधारा थी वो थी निश्चयवाद और दूसरी जो थी वो थी संभववाद। और यहाँ हमने दोनों में देखा मुख्य मुख्य बातों को बिल्कुल हम फिर से देख लेते हैं। यह जो थी वो जर्मनी से थी और यह जो विचारधारा है फ्रांस की। इसको देने वाले जो थे वो अरस्तु, इसको देने वाले थे हम्बोल्ट, इसको देने वाली थी रजेल, सैंपल, रिटर। जबकि यहां पर हमने देखा यहां पर थे फेब्रे, बिलास, जीन ब्रून्स, डिमांजिया, सावल, कार्ल सावल, ईशा में इनकी हमने यहाँ पर इस विचारधारा में प्रकृति की श्रेष्ठता को लेकर के बात और मानव को कमजोर समझा। यहाँ मानव को श्रेष्ठ माना और अब हम एक बात और कर लेते हैं कि यहाँ ये दोनों ही जो विचारधारा है इन दोनों ही विचारधाराओं के योग से एक तीसरा एक शब्द निकल के आता है जिसको हम देते हैं नवनिश्चय। क्यों है नवनिश्चयवाद? नवनिश्चयवादी विचारधारा अमेरिकन विचारधारा है और ये दी थी ग्रिफिथ टेलर और ये है अमेरिका। और इन्होंने कहा कि नियतिवादी अपनी निश्चयवाद प्रकृति को लेकर चल रहे थे, संभववादी मानव की श्रेष्ठता को लेकर चल रहे थे, लेकिन इन्होंने दोनों के बीच का रास्ता निकाला और ये बीच का जो रास्ता है, जो बीच का रास्ता है, इस बीच के रास्ते से उन्होंने ये सिद्ध किया
कि भाई नियतिवाद प्रकृतिवाद अपनी जगह पर सही है और संभववाद अपनी जगह पर सही है। मानव और प्रकृति दोनों का समायोजन ही मानव भूगोल है। प्रकृति और मानव दोनों ही सामंजस्य चलेंगे, दोनों ही समायोजित होकर के चलेंगे तो वही मानव भूगोल की विचारधारा है, मानव भूगोल कहलाएगी। मानव प्रकृति के बिना, प्रकृति मानव के बिना ये पहिया आगे नहीं चल सकता। ये एक गाड़ी के जो पहिए हैं ये दोनों ही जब बराबर से चलेंगे तभी ये पृथ्वी, तभी ये जो सृष्टि है हमारी यही आगे बढ़ पाएगी। बाकी प्रकृति और मानव की श्रेष्ठता को लेकर के जो बातें हो रही थी उनको इन्होंने क्लोज किया और विल्फ्रेड टेलर ने नव निश्चयवाद, न्यू डिटर्मिनेशन की अवधारणा देकर के इन सब बातों को क्लियर किया। तो विद्यार्थियों, हमने आज संभववादी विचारधारा देखी, पिछली क्लास में हमने निश्चयवाद को पढ़ा था और फिर हम आगे भी किसी नई क्लास के साथ में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।